हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की वीडियो हमारी हर रोज़ आती है दिन में 3 से 5 बजे के बीच में। आपको वीडियो किसी भी समय आ सकती है, तो इसलिए आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं उसके लिए। जो लोग नए हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपकी वीडियो आने वाली जो हर रोज़ वीडियो आती है वो मिस ना हो सके। इसके अलावा बेल आइकन को भी आपको ज़रूर प्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों, हर रोज़ की तरह इसमें भी 10 क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पे लिखे रहेंगे वो, और उसके अलावा इनका जो एक्सप्लेन होगा लगभग 30 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, और 5 क्वेश्चन आपसे वो अंत में मौखिक रूप से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से। तो कुल आप अगर देखना चाहेंगे तो 15 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। बाकी ये 45 क्वेश्चन तक आपके लगभग बन जाते हैं एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक की सीरीज नहीं देखी है तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना है, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये कल की वीडियो में दिए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों ये है पहला प्रश्न, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। मौण मेला, गेंदी मेला, ऑप्शन सी है चैती मेला, या फिर स्यालदे बिखौती मेला। दोस्तों, ये आर यानी कि यूके-पीएससी के द्वारा कराया गया समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया था 2017 में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आपके मन में भी आ गया होगा सही उत्तर इसका, तो ये हो जाएगा मौण मेला। मौण मेला ये जौनसार बाबर क्षेत्र में, मतलब कि ये होता है यहाँ मौण मेला जौनसार बाबर क्षेत्र में। और जो गेंदी मेला है दोस्तों, गेंदी मेला ये भी काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गेंदी मेला, इसको पहाड़ी हॉकी के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ी हॉकी, और इसके अलावा गेंद का खेल भी इसको कहते हैं। ये दोस्तों कहाँ लगता है, पौड़ी में, एकेश्वर, डाडा मंडी और थलीनाड़ी आदि जगह पर ये पौड़ी में लगता है। कौन सा मेला, गेंदी मेला। पिछले पेपर में ये भी पूछा गया था। चैती मेला दोस्तों, ये भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ के पेपर में 2018 में पूछा गया था उस टाइम, कि चैती मेला बाला सुंदरी मेला है कुंडेश्वरी मंदिर में। तो इस तरह से ये लगता है कहाँ, काशीपुर में। और बोक्साओं की जो प्रमुख देवी होती है, देवी के रूप में जाना जाता है इनको, बाला सुंदरी देवी को। तो चैती मेला कहाँ लगता है, अगर एग्जाम में फिर से आएगा तो किसी और एग्जाम में, तब आपको क्या बताना है, तो काशीपुर में। और स्यालदे बिखौती मेला दोस्तों, ये भी पहले तक एग्जाम में पूछा गया है। स्यालदे बिखौती मेला दोस्तों ये कहाँ लगता है, तो ये है द्वाराहाट में। और द्वाराहाट कहाँ है, अल्मोड़ा, द्वाराहाट रानी के इस साइड ये लगता है स्यालदे बिखौती मेला, अल्मोड़ा में। तो इतने फैक्ट आपने जान लिए दोस्तों, एक ही प्रश्न से आपके 4 प्रश्न के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी इनमें से कुछ भी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी मेले बहुत से हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि उत्तराखंड का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है, एक बार बना था ये भी प्रश्न। बाकी बगवाल मेला और भी बहुत सारे मेले जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, तिमुड़ा मेला, तो कई बार एग्जाम में बने हैं। बगवाल मेला भी अब कॉमन सा हो गया है कि लगभग सभी हर बच्चे को पता होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाँ वो मैंने इसका उत्तर आपको बताया नहीं, कि उत्तराखंड का सबसे लंबा अवधि तक लगने वाला मेला यह है पूर्णागिरि मेला, जो कि कहाँ लगता है। पूर्णागिरि मेला ये दोस्तों ये लगता है चंपावत में। चंपावत टनकपुर के थोड़े पास में है, तो यहाँ लगता है। लगभग की 2-2.5 महीने तक ये मेला चलता है, तो इसलिए इसको उत्तराखंड का सबसे लंबा मेला माना जाता है, और आयोग के द्वारा भी इसी को उत्तर दिया गया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों, और 15 में से आपके कितने सही हुए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जो आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है लगभग 40-45 प्रश्न के आसपास, तो उसे आप बिल्कुल याद करते चलिए, सुनते चलिए। जो लोग नए हैं उनको सिर्फ सुनते चलना है। अभी आपको ज़्यादा अगर इन प्रश्नों के उत्तर ना आए, क्योंकि ये अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो इसलिए आप सिर्फ सुनते चलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मान लीजिए एग्जाम में आ गया 1 नंबर का, तो आप फिर क्या करेंगे इसको। सत्यपथ, कोटद्वार, देवभूमि, देवप्रयाग, हिमाल नहीं है पूछा। पहले तो आपको इसी पर जाना कि एग्जाम में भी प्रश्न इस तरह से होता है, नहीं है या है, इस बात का आप जरूर ध्यान दें। देवभूमि, देवप्रयाग, हिमाल प्रसंग, पिथौरागढ़, सीमांत वार्ता, देहरादून। तो दोस्तों सीमांत वार्ता देहरादून से प्रकाशित होता था, यह मतलब कि ये सीमांत वार्ता है, बिल्कुल सही है, देहरादून। हिमाल प्रसंग ये कहाँ से, पिथौरागढ़, बिल्कुल सही है। देवभूमि दोस्तों ये देवप्रयाग ना होके ये है नंदप्रयाग। ये कहाँ से, नंदप्रयाग चमोली से। देवप्रयाग कहाँ पड़ता है, देवप्रयाग कहाँ पड़ता है, ये है टिहरी में। सत्यपथ दोस्तों ये सीधे सीधे सत्यपथ एक बार पूछ लिया गया था एग्जाम में, सत्यपथ का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, कोटद्वार से होता है।
किसने किया था, इस तरह से भी बना था। किसने किया था, तो किसने किया था, ललिता प्रसाद नैथानी या ललित या फिर ललिता, इस तरह से एग्जाम में नाम मिलता है बुक में, ललिता प्रसाद नैथानी, ललिता प्रसाद नैथानी इनका नाम है। सत्यपथ 1956 में, इसकी आपको डेट भी याद होनी चाहिए। और इनकी बुक भी जो इम्पोर्टेंट है पूछ ली गई थी, गढ़वाली चित्रकला शैली, गढ़वाली चित्रकला शैली और मालिनी सभ्यता के खंडहर, मालिनी सभ्यता के खंडहर। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों, ये हिंदी का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें हिंदी की वीडियो परसों को आएगी, कल को भी उत्तराखंड रहेगी। जो समाचार है, समाचार ये एक वचन में है या बहुवचन में, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि समाचार का बहुवचन क्या होता है। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया था किसी न किसी एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानवोदय काव्य की रचना की थी। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में बना है, पिछली बार पेपर में बना है। बाकी ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर अच्छे से आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप खुद ही देखिए। भरत कवि, रतन कवि, भूषण कवि या फिर कवि शंकर। मानवोदय काव्य की रचना बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में जरूर बनेगा, पूछा गया है। कवि शंकर ने, सबसे पहले बात करते हैं, कवि शंकर ऑप्शन डी में है, तो इनकी रचना है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ कवि शंकर। अगला ऑप्शन है सी भूषण कवि। भूषण कवि ने क्या लिखा, तो फतेह प्रकाश ग्रंथ लिखा, फतेह प्रकाश ग्रंथ। रतन कवि ने क्या लिखा, रतन कवि ने लिखा फतेह प्रकाश। अब कई लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, फतेह प्रकाश आप सिर्फ सुनते चलिए। तो मानवोदय काव्य किसने लिखा, तो ये लिखा भरत कवि ने, बिल्कुल आप याद कर लीजिए, मानवोदय काव्य भरत कवि। रतन कवि, एक बार फिर से, रतन कवि, फतेह प्रकाश, भूषण कवि, फतेह प्रकाश ग्रंथ, और कवि शंकर, कवि शंकर का हो जाएगा क्या, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ। तो इतने आपको दोस्तों याद होने चाहिए, बाकी एक दो तो आपको याद हो ही गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैलाश पर्वत, हाथी पर्वत आदि किस जनजाति के पूज्य देव है। तो जनजाति दोस्तों ये 5 ही हैं जो कि हमारे राज्य में, और इन 4 में से कोई ना कोई तो आपको एक ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो कैलाश पर्वत, हाथी पर्वत आदि किस जनजाति के पूज्य देव हैं। आपके ऑप्शन है जौनसारी, थारू, भोटिया या फिर राजी। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके मन में आ गया होगा। तो बहुत से लोगों का सही हो गया और बहुत से लोगों का गलत हो गया, क्योंकि आपने अपना आकलन खुद ही अपने मन में कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जो लोग ऑप्शन नंबर सोचा है आप लोगों ने, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो भोटिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। भोटिया जनजाति दोस्तों मुख्य रूप से आपको पिथौरागढ़ में मिल जाएगी, चमोली में मिल जाएगी, और उत्तरकाशी जनपद में उत्तराखंड में मिल जाएगी, जौनसारी देहरादून। थारू दोस्तों आपको खटीमा उधम सिंह नगर जनपद में, चितारगंज यहाँ मिल जाएंगे आपको, बाकी और बोक्साड़ क्षेत्र में मिल जाएंगे उधर। और राजी जनजाति पिथौरागढ़ में मिल जाएगी, मतलब कि यहाँ रहते हैं राजी जनजाति के लोग। और इसके अलावा दोस्तों कैलाश पर्वत, हाथी पर्वत या फिर भूमियाल देवता, ग्वाला देवता, बैग रैमचिम किस जनजाति के देवता हैं। बैग रैमचिम, इस तरह से भी बनता है एग्जाम में प्रश्न। नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी, हाथी पर्वत, ये सब किसके हैं, अगर एग्जाम में आता है यहाँ से। अब दोस्तों आयोग क्या करता है, सिर्फ कैलाश पर्वत इस तरह से आ गया कि हाथी पर्वत की पूजा किस जनजाति के द्वारा, सिर्फ इतना भी आ गया तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको याद करना ही होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में जरूर बनेगा प्रश्न। टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु, बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा इस प्रश्न को, पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु, टोंस नदी पर, टोंस नदी कहाँ बहती है, तो देहरादून में बहती है। टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। मई 2014 में, दिसंबर 2015 में, जून 2015 में, या फिर इनमें से ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2014 में। क्योंकि आपके मन में अप्रैल 2014 आया तो आप बिल्कुल गलत हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर ए सोचा मई 2014, वो भी बिल्कुल गलत हैं। अब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, जून 2015 में, जून 2015 में टोंस नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बांध बनाने को लेकर समझौता हुआ है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो नहीं बना एग्जाम में, शायद आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों जितने मैं आपको उत्तराखंड की वीडियो देता हूँ, इनमें से कितने जब एग्जाम हो जाएगा, ये सब जो आने वाले एग्जाम है, कितने प्रश्न आए वीडियो से
और एक्स्ट्रा फैक्ट से, ये सब आपने पढ़ा होगा। आप एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। बाकी बुक से ही प्रश्न लिए गए हैं। और दोस्तों कितने प्रश्न आए वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके सभी प्रश्नों की फिर आपको बाद में वो दिखाऊंगा कितने प्रश्न आए थे। तो अगला प्रश्न है कि योजना आयोग द्वारा जारी किए गए ग्रीन रैंकिंग रिपोर्ट में, योजना आयोग दोस्तों आप कहेंगे कि आप नीति आयोग हो गया, तो क्योंकि नीति आयोग कब आया? नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। अब कई लोगों के मन में तो ये आने लग गया कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015। अभी भी एग्जाम में आया था कि जो हाल ही में एग्जाम हुआ था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि अब नाम बदल दिया गया बस। योजना आयोग द्वारा जारी किए गए ग्रीन रैंकिंग रिपोर्ट में उत्तराखंड को प्रथम स्थान कब प्राप्त हुआ था? ग्रीन रैंकिंग रिपोर्ट में 2014, 2015, 2010, 2012। अब मान लीजिए आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मान लीजिए आप किसी उत्तराखंड का कोई एग्जाम दे रहे हैं, आपका वो सपना है कि उस जॉब में आपका चयन हो, तब आप इसमें सही उत्तर पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? जो लोग ऑप्शन नंबर दोस्तों आपने अगर अपने मन में सोचा कि ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 2012 में पर्यावरणीय अनुकूलता पर योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग जो कि बदल के हो गया क्या? नीति आयोग, नवंबर 2012 में इन्होंने जारी किया था या प्रकाशित किया था ग्रीन रैंकिंग रिपोर्ट। उत्तराखंड को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी दोस्तों आपसे मौखिक रूप से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा 5, जो आपके मन में सीधे उत्तर आ जाना चाहिए। 5 सेकंड उसके लिए मैं इंतजार करूंगा और सीधे उसका आपको उत्तर बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है कि शिलालेख में उल्लेखित प्रमुख शब्दावली में तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से बताना है कि आपको तहसीलदार किसे कहते थे? तालुका, कुलचारिक, अक्षपटलिक, पल्लिका। तो दोस्तों आपको बताना है तालुका होता था दोस्तों किसके लिए? तालुका, इस शब्द से तो आप भली भांति परिचित होंगे सभी लोग, मुझे पता है। तालुका किसके लिए होता था? तहसील के लिए। तालुका किसके लिए होता था? तो ये होता था तहसील के लिए। और कुलचारिक होता था किसके लिए? तहसीलदार के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है। कुलचारिक किसके लिए प्रयोग होता था? तो तहसीलदार के लिए। अब आपके मन में आएगा कि पल्लिका किसके लिए होता था? तो पल्लिका यानी कि छोटे ग्राम होते थे, जो छोटे गांव होते हैं उनके लिए होता था। अक्षपटली किसके लिए होता था? तो अक्षपटली होता था मेरे दोस्त, ये होता था किसके लिए? लेखा परीक्षक के लिए। लेखा परीक्षक के लिए होता था क्या? अक्षपटलिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कुछ लोग नए जुड़ेंगे आज तो कहेंगे कि 338 इतने प्रश्न हो गए। तो दोस्तों उसके लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाइए। आपको अभी तक एक्सप्लेन के साथ 3 डॉट मिलेंगे, स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आप सारे प्रश्न लिखना चाहें तो एक एक वीडियो करके लिख भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस चंद शासक का संबंध राजबुंगा किले से है? एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। किस चंद शासक का संबंध राजबुंगा किला से है? ज्ञानचंद, सोमचंद्र, इंद्रचंद या फिर भारती चंद? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपके मन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमचंद। सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। अब दोस्तों पहले तक आयोग के द्वारा थोरचंद भी दिया जाता था, फिर अचानक से उत्तर बदल गया कि सोमचंद, तो आपको भी सोमचंद ही मानना है उसका उत्तर। अब कई लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि अब आयोग उत्तरकाशी को बड़ा जिला मानता है और चमोली जिला बड़ा है, तो इसमें भी दोस्तों इसी तरह का है। तो आयोग उत्तरकाशी को देता है आजकल, पर वैसे सही मायने में चमोली 80-30 इसका क्षेत्रफल है। कहीं कहीं 77 कितना दिया है चमोली का क्षेत्रफल, कहीं कितना ही। तो इस तरह से भी इन क्वेश्चन में भी लगभग आयोग ने पिछले एग्जाम में तो उत्तरकाशी को ही बड़ा जिला माना था। बाकी भारती चंद के बारे में बात करें, भारती चंद रोटी अभियान किया, नायक जाति की उत्पत्ति हुई, इसके समय 12 वर्षों तक घेरा रखा। इंद्रचंद वही था जो रेशम जो कारखाना कह सकते हैं, रेशम कारखाना, तो वो इसकी पत्नी जो है कि नेपाल, इनके जो चीन से संबंधित थे तो वहाँ से मंगाए गए थे रेशम के कीड़े। बाकी सोमचंद राजबुंगा किला से संबंधित है। ज्ञानचंद दोस्तों, एक तो ज्ञानचंद दूसरे वाला है, एक है गरुड़ ज्ञानचंद। एक तो गरुड़ ज्ञानचंद जो नंदा देवी की मूर्ति लाके अल्मोड़ा में स्थापित की नंदा देवी मंदिर में, एक है गरुड़ ज्ञानचंद जो दिल्ली दरबार में गया। तो बाकी दोस्तों अभी सिर्फ आप नाम सुनते चले, बाकी डिटेल में अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, बाकी डिटेल में मैं आपके वीडियो लेके आने वाला हूँ। सोमचंद से संबंधित एक आध फैक्ट और, ये क्योंकि सोमचंद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंदवंश का संस्थापक माना जाता है। पूरा चंदवंश जो शुरू होगा सोमचंद, ये चंदवंश का संस्थापक क्या बताया मैंने आपको? सोमचंद। अगर एग्जाम में आता है सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था, अगर एग्जाम में आए तो कौन था? ब्रह्मदेव। सोमचंद ने सर्वप्रथम किसे प्राप्त किया, नहीं प्राप्त कह रहा हूँ, किसे पराजित किया युद्ध में? तो आपको बताना है क्या?
दोनकोट के रावत राजा को सोमचंद ने सर्वप्रथम प्राप्त किया। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि सोमचंद के समय नेपाल को क्या बोला जाता? डूटी बोला जाता नेपाल को डूटी। पर कौन वहाँ का राजा था या कौन वहाँ का शासक था? तो वहाँ कौन था दोस्तों? जयदेव मल्ल। कौन था? जयदेव मल्ल। अगर एग्जाम में बनता है तब आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए एग्जाम में है कि आप इसमें सही उत्तर पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, आप लोग खुद अपना आकलन कीजिए दोस्तों। ये भी आपका टेस्ट है। जितने भी आपको वीडियो मिलते हैं खुद मैं, क्योंकि दोस्तों डिटेल में वीडियो है नहीं, बाकी डिटेल में मैं उससे संबंधित आपको फैक्ट बता ही देता हूँ। बाकी आपको मतलब जितने भी आप प्रश्न दें हर रोज़, उससे आप टेस्ट के रूप में ज़रूर लिया करें, क्योंकि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बाकी आप जहाँ से पढ़ें, जिस भी चैनल से पढ़ें, जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप दोस्तों वहाँ से ज़रूर पढ़िए। तो अगला है, माणा दर्रा किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में, वृद्ध हिमालयी क्षेत्र में, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कौन सा? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में। एक बार पूछा क्या गया था लिपुलेख दर्रा किस हिमालयी क्षेत्र में? तो किसमें? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में। तो यहाँ पर मैंने बदल के क्या ले लिया? माणा। और लिपुलेख के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगर माना ये एग्जाम में आ जाए कि लिपुलेख किस हिमालयी क्षेत्र में, तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में। अगर आए कि नीति किंगरी बिंगरी माणा, नीति किंगरी बिंगरी माणा लिपुलेख किस हिमालयी क्षेत्र में, तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको लिपुलेख दर्रे के बारे में नहीं बताया कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में। अगर माना वही आ गया एग्जाम में, माणा ना आए, नीति आए, किंगरी बिंगरी, तब आप दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा का जन्म कब हुआ था? 1829, 1831, 1846, 1825। अब ऑप्शन दोस्तों सभी ऐसे हो गए कि मतलब बहुत मुश्किल हो गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो सही उत्तर तक पहुंचने में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1831 में हुआ था क्या? कालू सिंह मेहरा का जन्म चंपावत के बिछुड़ गांव में। चंपावत के प्रधान थे। हल्द्वानी में मतलब कि इन्होंने जब स्वतंत्र जो क्रांति हुई थी, मतलब कि 1857 की, उस समय इन्होंने किया था। वाजिद अली शाह ने इनको पत्र लिखकर कहा था कि आप स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीजिए। तब उसके बाद तो बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका उस समय। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? चंपावत के बिछुड़ गाँव में, और 1831 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन भी बनाया था। क्रांतिवीर नामक संगठन पहले तक एग्जाम में बना है प्रश्न, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों मौखिक प्रश्नों की। अभी तक इतने प्रश्न हो गए हैं और समय हो गया 18 मिनट 42 सेकंड, इतने हो गए। बाकी 5 सेकंड आपको नहीं, 3-4 मिनट में आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो आपको अभी तक जितने वीडियो दिए हैं लगभग आपको फायदा हो रहा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा। तो पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब लागू की गई या कब जारी की गई? उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब जारी की गई? तो आपके मन में सही उत्तर आ गया होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? 2011 और 12। जिन लोगों के मन में आया ठीक है, जिनके नहीं आया वो भी ठीक है। उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब? 2011-12 में। अगला प्रश्न, 11 हो गए, आज के 12वां प्रश्न सुनिए। उत्तराखंड राज्य द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग एवं प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है कहाँ स्थित है। आपके मन में आया तो उत्तर सही है, कांचुला खर्क। अब कांचुला खर्क कहाँ है? पिथौरागढ़ में है या कहाँ है? तो ये है दोस्तों गोपेश्वर चमोली में। कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? मान एग्जाम में आए तो 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। अगला क्वेश्चन है आज का आपका 13वां प्रश्न, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्रश्न कम है, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाइए। दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपके लिए बहुत कुछ है, जैसे लिपुलेख। अब मैं अगले में जैसे प्रश्न बना दूंगा कि क्रांतिवीर नामक संगठन का मतलब गठन किसने किया? तो कालू मेहरा। वो मैंने आपको इसी प्रश्न में बता दिया। बाकी इस तरह से आपको और भी प्रश्न हर रोज कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दुकनाकुरी तहसील किस जनपद की है? दुकनाकुरी तहसील किस जनपद की है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कहाँ की है? बागेश्वर की है। कहाँ की है? बागेश्वर की है। एक बार एग्जाम में बना था कि सामा उप तहसील किस जनपद की है? सामा। तो ये कहाँ की है? तो ये है दोस्तों बागेश्वर की। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रमुख रूप से टिन किस जनपद में पाया जाता है? उत्तराखंड में प्रमुख रूप से टिन किस जनपद में
पाया जाता है? आपके ऑप्शन है पौड़ी, चमोली, देहरादून या फिर पिथौरागढ़। तो आपका सही उत्तर है चमोली। चमोली में पाया जाता है दोस्तों टिन। अभी बुक में एक ही दिया हुआ कि चमोली टिन के बारे में, अल्मोड़ा चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 15वां क्वेश्चन, और इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र, ध्यान से सुनिए, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो आपका सही उत्तर है कसार देवी नहीं है, यह है फलसीमा। फलसीमा कहाँ? यह है अल्मोड़ा में, फलसीमा अल्मोड़ा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, और आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि जब से आप चैनल से जुड़े हैं आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक तैयारी करते रहिए। ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, और दोस्तों आपको बुक से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। बाकी जब मैं डिटेल में आपके लिए परीक्षावाणी और हिंदी भी दोस्तों 2-3 किताबों से पूरा घोल निकाल के लिए आपके लिए मैं तैयार करने में लगा हूँ अभी से। बाकी बहुत जल्दी वो भी मार्च से पहले तक स्टार्ट है, फरवरी से। तो तब बहुत जल्दी मैं आपके लिए डिटेल में बिल्कुल वर्णमाला से बेसिक से अभी आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। तो चलिए मिलेंगे और डिटेल में ये आपको मैं देने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।